मैं इस्तकबाल करता हूँ फ़दील अहमद साहब का, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और फ़दील साहब नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू पर बहुत ही मुफ़क्किराना तौर पर चीज़ों को देखते हैं, अपने तौर पर बात को वो करते हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और मैं थोड़ा से आगे बढ़ूँगा, लेकिन मैं फ़दील साहब से भी थोड़ा कैप्टन साहब समझूँ, क्या लग रहा है फ़दील साहब की जो खबरें चल रही हैं कि साहब अगर डोनाल्ड ट्रंप आएँगे तो हालात अच्छे नहीं होंगे और खराब होंगे, जबकि आप कहते रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही बहुत सारे हालात जो है अच्छे हो जाएँगे। तो क्या जो बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप का पहला वाला रवैया रहेगा या एक चेंज आएगा? वो अमेरिका के अवाम को पहले देखेंगे या जंग को और बढ़ाएँगे? क्या लग रहा है? कैप्टन साहब ने तो बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर कर दी हैं। देखना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि आवाम का दबाव है। यदि बाइडेन के ही पॉलिसी पर चलेंगे, तो जो जनता उनको चुनाव जिताई है, उसके साथ तो धोखा हो जाएगा ना। आवाम ही चाहती है कि दुनिया में हमारे पैसे से जंग ना लड़ी जाए। पैसा तो टैक्स के रूप में अमेरिका को देना पड़ता है, जो लोग 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ मिल के काम कर रहे हैं 2 शिफ्ट में, तब उनका घर परिवार चल रहा है। नहीं तो स्थितियाँ खराब है उनकी यहाँ, बेरोज़गारी और भुखमरी बढ़ जाएगी। तो अवाम ने इसीलिए तो जो बाइडेन की पॉलिसी से नाराज़ होकर के ही लोगों ने ट्रम्प ट्रम्प देखिए कोई बहुत ज़्यादा फेमस लीडर नहीं थे वहाँ पे, और इनके सामने कोई जनता का 2 ही विकल्प था, या तो बाइडेन नहीं तो ट्रम्प। तो ट्रम्प की पॉलिसी जो थी वो एक मतलब मिडल मैन, जैसे मध्यम मार्गी होते हैं ना, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो ट्रम्प के बारे में लोग ये कहते हैं कि बिज़नेस पॉलिसी को बढ़ाते हैं, और अमेरिकन्स का ये बहुत दबाव है कि भाई हमारे लिए भी पॉलिसी बननी चाहिए। आप दुनिया में जंग, जंग, जंग कर रहे हो, सिर्फ़ हथियार की बात करते हो, दबदबा की बात करते हो। जब हम ही भूखे मर जाएँगे, तो दबदबा रह के क्या होगा? वही मैंने पहले आपसे कहा था कि बीवी का जेवर बेच के और इटावा के लोग बंदूक खरीद लेते हैं, और फिर साइकिल पर टाँग के चलते हैं। अरे उठा साइकिल पर टाँग के तुम चल रहे हो, कोई वो मार देगा तो तुम उतरोगे, कब शिस्त लोगे, कब मारोगे, तब तक तो तुम्हीं को लोग मार देंगे। ये जो ट्रेंड है ना दिमाग में बना रहता है कि हम जंगी जंगी देश हैं, हमारा काम है दुनिया को लड़ाना। आप सोचिए कि जब से अमेरिका आया है दुनिया के पटल पर, जंगें और आतंकवाद, ये 2 चीज़ें बढ़ी हैं। मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एकदम से चीज़ें काफ़ी साल तक, 30-35 साल तक रुका रहा। लेकिन आज अमेरिका की वजह से दुनिया में जितने भी आतंकवाद हैं, सबको प्रमोशन अमेरिका ही करता है। पहले आतंकवाद बढ़ाता है, जैसे वायरस और एंटीवायरस, समझिए कंपनियां क्या करती हैं, कंप्यूटर को हैक करने के लिए पहले वायरस छोड़ती हैं। वायरस बना के डाल देंगे आपके कंप्यूटर में, और फिर कहेंगे कि मेरे पास है इसका एंटीवायरस, आप खरीद लेंगे। वही हाल अमेरिका, और अमेरिका ही इसमें वायरस भी वही बेचता है और एंटीवायरस भी वही बेचता है। सारी कंपनियां तो अमेरिका नहीं है। ठीक उसी पैटर्न पर दुनिया को बीमारी भी वही फैलाए और फिर दवाई भी वही बताए। इस तरह से अगर आपको सुपर बनना है, ये बहुत दिन चलेगा नहीं। जब तक चल गया, चल गया। देखिए मिडल ईस्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज में दुनिया में सबसे आगे है। मतलब उनके पास नेचुरल कुदरती खजाना है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है। उस पर कब्जा करना, अगर तेल खरीदना पड़े अमेरिका को, तो कितना भारी नुकसान होगा उनका। तो उस पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये कुछ न कुछ आज हम लोग भी तेल की महामारी से मर रहे हैं, ये किसकी देन है? अमेरिका की देन है। अगर अमेरिका जब तक कुवैत वार नहीं हुआ था, मुझे लगता है कि शायद कुवैत वार में कैप्टन साहब ज़्यादा बढ़िया बताएँगे, हमने ₹3.5 लीटर पेट्रोल खरीदा था, और ₹2 लीटर डीज़ल, ये मैंने खुद खरीदा अपने ट्यूबवेल के लिए। और जब न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो हमको लगा कि नरसिम्हा राव के टाइम में सिर्फ ₹10 तक ही पेट्रोल गया था। उसके बाद सीधे ₹16 हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और फिर तो जो बढ़ना शुरू हुआ है, तो आज तक उसमें ब्रेक ही नहीं लगा। तो हर समय बढ़ता ही रहता है। नहीं तो हमारे देश में पाइपलाइन आई हुई थी इराक से। इंदिरा गांधी की इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि हम लोग उसको खाने का सामान देते थे, हम उनकी सड़कें बनाते थे। यहाँ तक कि डीएलडब्ल्यू
DLW से इंजन जाता था, रेलवे की ट्रेन। हमारे इंडियन इंजीनियर और इंडियन लोग जाकर के वहां ट्रेनें चलाते थे, रेल बिछाते थे। इराक पूरी तरह से लगता था कि इंडिया ही है। तो इराक से एक अच्छी पॉलिसी, कच्चे तेल आते थे, हमारी 16-17 रिफाइनरी थी, कच्चे तेल को हम करते थे। जब से कुवैत हमला हुआ, अमेरिका ने कहा कि नहीं, आपको पक्का तेल खरीदना पड़ेगा। तो ये सब स्थितियां पैदा हो गई और पूरा आधी दुनिया अमेरिका की वजह से महंगाई से जूझ रही है, रिसेशन से जूझ रही है। क्योंकि बिल्कुल तेल जब महंगा होगा तो हर चीज महंगी होती है। और बिल्कुल आतंकवाद, अच्छा, बिल्कुल। नेटो के कंट्री में आतंकवाद क्यों नहीं होता? जितने यूरोपियन की कंट्री हैं वहां क्यों नहीं आतंकवाद होता है? आखिर आतंकवाद इधर के ही आधे आधे देशों में क्यों आतंकवाद इतना है? मतलब सारे आतंकवादी आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार इधर ही सब मिलेंगे, या अरब कंट्रीज के अंदर ही होता है सब कुछ, उधर क्यों नहीं होता? वो लोग आपस में क्यों नहीं लड़ते? ब्राजील क्यों नहीं लड़ता है? इंग्लैंड क्यों नहीं लड़ता? जर्मनी क्यों नहीं लड़ता? अमेरिका से क्यों नहीं ये लोग लड़ते आपस में? एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये लोग की एक बहुत बड़ा सवाल है ये, मुमताज भाई, कि आखिर दुनिया को आतंकवाद में उलझाया किसने? किसने ये फिलिस्तीन, भारत की जब आजाद हुआ भारत, तो 3 हिस्सा में बना दिया। इंडिया, पाकिस्तान कहाँ और बांग्लादेश कहाँ? इसीलिए बना दिया कि इस खित्ते में हमेशा जंग के माहौल बने रहे। पहले भारत ने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के। अब सोचिए कि एक पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब हवाई जहाज के अलावा आप किसी तरीके से जा ही नहीं सकते उसमें। गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं जा सकते अपने ही कंट्री में। एक कंट्री से भारत, इसी तरह से उन्होंने फिलिस्तीन को 3 हिस्से में बांट दिया 1947 में। 3 हिस्से में, एक वहां पे बॉर्डर पे एक इधर गाजा, और एक जॉर्डन के बॉर्डर, 3 हिस्से। इसी तरह दुनिया भर में इन्होंने जब देश छोड़ा दुनिया भर में अंग्रेजों ने, तो पूरी दुनिया को जितने भी कंट्री, छोटे छोटे, अजरबैजान, आर्मीनिया, टर्की, ये सारे लोगों को आपस में बॉर्डर, चाइना, बॉर्डर डिस्प्यूट के लेके कभी ये एक हो ही नहीं सकते। ऐसा ऐसा झगड़ा लगा दिया कि कभी बॉर्डर डिस्प्यूट के लेके कभी ये लोग एक हो नहीं सकते, और हमारी चलती रहेगी। और वही हो रहा है। ये तो चाइना इस मैं रीजन में, बिल्कुल। और ये एक हथियार के तौर पर मेरे ख्याल से इसका इस्तेमाल कैप्टन साहब कर रहे हैं। क्या लग रहा है फजील साहब आपको कि जो बात कैप्टन साहब कह रहे थे, रूस ने ये जो कदम उठाने का फैसला लिया है कि हम गैस रोक देंगे, ये कितना बड़ा ये अटैक इसको हम माने, अगर ये यूरोप पर होगा, ये कितना बड़ा दबाव होगा, अगर हम माने कितना बड़ा प्रेशर होगा? देखिए मुमताज भाई, यूक्रेन में पावर प्लांट पे बम्बार्टमेंट करके उनके पूरे प्लांट को भस्म कर दिया है रूस ने। और उसके पीछे रीजन सिर्फ एक है कि उनका सप्लाई बंद हो जाए। ठंड में, ठंड बहुत पड़ती है यूक्रेन में, तो उसके ठंड की वजह से उन्हें बिजली ना मिले, और वो गर्मी, या घर में खाने पीने का सामान कुछ भी, बिना बिजली के तो जिंदगी नहीं चल सकती। आज तो पूरी दुनिया का यही हाल है। हम लोग के गांव देहात में भी कोई बिना बिजली के अब नहीं रह सकता। तो ये यूक्रेन पर भी प्रयोग कर लिया, और इसका जो प्रतिबंध लगाया, तो वो रूस ने कहा कि पिछले साल उनका एक ब्लोअर खराब हो गया था, तो रूस का ब्लोअर खराब हो गया था। तो वहां के हाहाकार मच गया, पार्लियामेंट में बात उठने लगी, और कहा कि भाई आपने प्रतिबंध लगाया है, वो जो मशीन लगनी है उसके अंदर वो आ नहीं रही है, अमेरिका से आती थी वो। तो वहां के लोगों ने, सारी गवर्नमेंट मिल करके, और उनको वो मशीन दी गई, क्योंकि प्रतिबंध की वजह से वो मशीन आ नहीं रही थी। तो रूस ने कहा कि आपका प्रतिबंध है, इसलिए मशीन आ नहीं पा रही है, वो प्लांट हमारा चल नहीं रहा है, इसलिए गैस नहीं चल जा पा रही है। तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। और उस गैस को बेचता कौन है? टर्की। रूस की गैस को यूरोपियन कंट्री को बेचता कौन है? टर्की बेचता है, और रूस देता है टर्की को। क्योंकि यूक्रेन को टर्की ने ड्रोन दे दिया था, जिससे बहुत ज्यादा, करीब कई टैंक को उड़ा दिया था उस ड्रोन ने, आत्मघाती ड्रोन ने, टर्की के। उस वक्त पुतिन साहब ने टर्की से बात करके और उनको कहा कि आप मेरा गैस ले लो, और गैस बेचो यूरोपियन यूनियन को, आप भी फायदे में रहो, हम भी फायदे में रहे। नहीं तो यूक्रेन के शुरुआती दौर, 1 हफ्ते की लड़ाई में ड्रोन ने भारी तबाही की थी, रूस के टैंक्स को उड़ा दिए थे, और सैनिक भी उसमें बहुत मारे गए थे।
तो उस समय ये सौदा तय हुआ था कि आप मेरी गैस ले लो, और गैस का जो है जंक्शन जो होगा और उस टर्की में होगा, और टर्की यूरोपीय यूनियन को बेच रहा है। अब अगर पूरी लाइन काट दे तो जनवरी का महीना काटना तो यूरोप के लोगों को बहुत मुश्किल काम है, बिना लाइट के या बिना गैस के। गैस से भी आजकल लाइट ज्यादा बन रही है घर को घर। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक का दबाव बनेगा इन कंट्रियों के ऊपर कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो, इजराइल को छोड़ दो, आप अलग 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 कंट्री है, सबका सब पब्लिक का दबाव तो कोई भी फेस नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ दिन तक नुकसान नुकसान होगा, अगर इतना नुकसान होगा तो रूस को क्या है, थोड़ा सा रेट बढ़ा देगा, नुकसान पूरा हो जाएगा। जब 1 महीने के बाद उनको तो 12 महीना गैस की जरूरत पड़ती है ना, वहां तो 12 महीने ठंड पड़ता है। तो अगर 1 महीना नुकसान खा लेगा तो अगले महीने थोड़ा सा रेट बढ़ा देगा, नुकसान पूरा हो जाएगा। रूस के लिए जो कंट्री, अब जैसे अरब है, तेल तेल क्या है, उसको थोड़ा सा अगर 1 घंटा अपनी कुओं को बंद कर देना अरब, तो दुनिया में जिस रेट में चाहेगा तेल बिकेगा, जिस रेट में चाहेगा वो तेल बेचेगा। सिर्फ 1 घंटा अपनी प्रोडक्शन बंद कर दे अरब, तो जिस रेट से कहेगा उस रेट से लोग खरीदने को तैयार हो जाएंगे उसको। ये यही चीज जो है मार्केट अरब की, तेल अरब का रेट तय करेगा अमेरिका, और अपेक कंट्री बना करके सबको यूनिटी बना रखा है, लेकिन कोई भी रेट अपना रेट नहीं बेच सकता, अपने अपनी मुद्रा में नहीं बेच सकता, जब बेचेगा तो डॉलर में ही बेचेगा। इसीलिए ब्रिक्स, देखिए इस खित्ते में चाइना और रूस का मजबूत होना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। इतनी इकोनॉमी बूस्ट हो गई चाइना, और देखिए चाइना किसी से लड़ नहीं रहा है, वो अपनी अपना अमेरिका में भी बेच रहा है सामान, और उसकी डिमांड ज्यादा है। खुद अमेरिका अगर आज अपना हाथ खींच ले तो वहां भी बहुत से बेसिक चीजों की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया पर कब्जा तो कर लिया है आर्थिक रूप से, अब जमीनी लड़ाई नहीं हो रही, आर्थिक लड़ाई भी हो रही है। तो ये जो गैस बंद कर देगा इसका बहुत असर पड़ेगा। और कच्चा तेल जो भारत ने लिया कैप्टन साहब, वो भारत के लोगों को नहीं मिला, वो भी यूरोप के लोगों को चला गया। मतलब आप डायरेक्ट रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं यूरोप के लोग, तो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, लेकिन भारत के माध्यम से वो सारा तेल तो यूरोप के ही बिक रहा है। भारत के लोगों को तेल, सस्ता तेल कहाँ मिला? पिछले 4-5 साल से तो हमने नहीं देखा कि भारत के लोगों को कभी तेल सस्ता हुआ हो। हमेशा 2 रुपया 3 रुपया बढ़ता है, अब बाद में 20 पैसा कम कर दिया जाता है। ये पॉलिसी है, पब्लिक भी समझती है इस बात को, लेकिन पब्लिक तो हिंदू मुसलमान है ना, इसलिए उसको तेल का समस्या तो समझ में आता नहीं, आर्थिक मंदी उसको समझ में आती नहीं, उसको पॉलिसी समझ में आती नहीं। वो तो जब टीवी पर जो विश्वकन्याएं बैठी है नेवडा चैनल पर, जब वो आग लगाती हैं तो धुआं तो सबको उठता है, तो उसको जब वो उनको भी पता है कि हमारी सैलरी भी इसी आग लगाने से आती है, तो उनको तो आग लगाना है विश्वकन्याओं को। इसलिए वो लोग जो है ये देश में आर्थिक बात पे नहीं बात करेंगी, हिंदू मुसलमान नफरत इन्हीं सब चीजों पे बात चलती है। नहीं तो एक बार भी इस पार्लियामेंट के अंदर ये बात नहीं उठी कि जो कच्चा तेल आप रूस से खरीद रहे हो सस्ते दाम में, उसका फायदा हमें क्यों नहीं मिला। हमको तो कभी सस्ता तेल नहीं मिला, हमेशा 10 रुपया 5 रुपया हर 2 महीने पर 2 रुपया 4 रुपया तेल का दाम बढ़ ही जाता है। तो इस तरह से लोग तेल का, हमारे उद्योगपतियों ने फायदा उठाया, सब यूरोप को बेच दिया, गैस भी ले रहे। यही हमारे जयशंकर जी ने जब कहा कि भाई आप गैस बेच रहे हो, हम तेल बेच रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है। रूस का बाइकआउट करने के बावजूद भी बिना रूस के ये लोग नहीं चल सकते। जी मुमताज भाई।